हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज बिल्कुल एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति। आप लोग कमेंट करके ये भी कह रहे थे कि भाई त्रिविमीय ज्यामिति का सर जी चैप्टर स्टार्ट कर दो। तो आज हम इस चैप्टर की सारी बेसिक चीजें पहले कवर करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 12.1 के कुछ सवाल भी हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब तक वास्तव में आपने 2 डायमेंशनल पढ़ा है। कक्षा 10th में आपने 2 डायमेंशनल के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा है। इसमें होता क्या था कि किसी भी तल पर हम एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते थे, तब ये पूरा जो हमारा तल था 4 भागों में बढ़ जाता था। ठीक, और जो क्षैतिज रेखा होती थी इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, ये इस तरीके से ये आपका मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु से ये इसको कहते हैं धनात्मक अक्ष और ये आपका होता है ऋणात्मक एक्स अक्ष और ये इसी प्रकार वाई अक्ष का ये धनात्मक अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसके हमें कोऑर्डिनेट कैसे कहां पे बनाने होते हैं इसके बारे में भी समझते हैं। जैसे ये मूल बिंदु है, यहां से अगर हम इधर एक्स अक्ष की दिशा में कुछ 3 इकाई चल रहे मान लो, फिर इसके बाद हम ऊपर बढ़े वाई अक्ष की दिशा में, तो वाई अक्ष की दिशा में भी मान लो हमने यहां 4 इकाई दूरी चल के आए, तो यहां पर इस बिंदु के निर्देशांक हमें मिलेंगे 3,4। सीधी सीधी बात है, ये तो आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। अगर बाय द वे हम इस द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचे, ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहां पर हम क्या करते थे, जैसे इधर की ओर आए मान लो 3 इकाई माइनस दिशा में, और उसी प्रकार ऊपर की ओर हम 1 2 3 4 ये आपका प्लस दिशा में गए, तो यहां पर इस बिंदु को हम कहेंगे -3,4। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु होता है। और इसी प्रकार यदि हम तृतीय चतुर्थांश में आए तो हम एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में यहां पर हम अगर 4 इकाई दूरी चल के पहुंचे तो इस बिंदु को हम कहेंगे -3, -4। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार देखो यहां पे अगर हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें, 1 2 3 इकाई धनात्मक दिशा में और वाई की ऋणात्मक दिशा में हम यहां पर मान लेते हैं 4 इकाई दूरी चल के पहुंचे, तो ये बिंदु आपका 3, -4 हो जाता है। तो ये सारी बातें आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ी। ठीक है, जैसे हम कभी इस बिंदु की बात करें, इस बिंदु को क्या कहते हैं, देखो ये है आपका एक्स निर्देशांक, इसको हम कहते हैं भुज, और ये आपका है वाई निर्देशांक, इसको हम कहते हैं कोटि। ऐसे ही तो होता है, एक्स निर्देशांक ये भुज कहलाता है, वाई निर्देशांक ये कोटि कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांशों की बात करें तो यहां हम ऐसे कह सकते हैं, इसका भुज और कोटि दोनों आपके क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। मतलब सीधी सीधी बात, एक्स निर्देशांक प्लस में, वाई निर्देशांक प्लस में, तो यहां पर आपको प्लस प्लस मिलेगा। और यहां पर देखो एक्स निर्देशांक माइनस में है, वाई निर्देशांक प्लस में है, तो यहां पर बिंदु जो मिलेगा वो माइनस कॉमा प्लस होगा। ये भी देखो माइनस कॉमा प्लस है ना। यहां पर आए तो ये देखो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, वाई अक्ष की भी ऋणात्मक दिशा है, तो हम यहां तीसरे चतुर्थांश में जब पहुंचते हैं तब यहां एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक अर्थात भुज और कोटि दोनों आपके माइनस में होते हैं। और इसी प्रकार यहां पर पहुंचे, देखो एक्स निर्देशांक प्लस में और वाई निर्देशांक यदि माइनस में है तो इसको हम कहेंगे आपका ये आपका प्लस और ये माइनस। ठीक, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, एक्स निर्देशांक प्लस और वाई निर्देशांक आपका माइनस होता है। आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ रखा है। ठीक है, थोड़ी मूव करें तीसरे अक्ष की तरफ। मतलब जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको, आज आपको जो पढ़ना है वो वास्तव में क्या है, त्रिविमीय के बारे में। 2 विमीय आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं त्रिविमीय। ठीक, तो यहां पर जैसे किसी भी तल को हमने 4 भागों में ये बांट दिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने इस तल को कहां पर बांटा है, कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। ठीक, अब यहां पर एक तीसरा अक्ष का हमें इमेजिन करना पड़ेगा। वास्तव में हम यहां पर बना नहीं सकते। होता कैसे, इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ये आपका कोई लंबवत अक्ष है, ये देखो यहां से इस तरीके से। ठीक, तो ये अक्ष जो आपको दिख रहा है, ये अक्ष आपका एक तीसरा अक्ष होता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर लंबवत होता है। अब एक समस्या आ गई भाई कि ये हमें तीसरा अक्ष की क्यों जरूरत पड़ गई।
अभी तक तो हम 2 अक्षों से काम चला रहे थे, अब ये तीसरे अक्ष की क्यों जरूरत पड़ गई? तीसरे अक्ष की जरूरत इसलिए पड़ गई, जैसे हमारा कोई ये बोर्ड है, जो बोर्ड है वो वास्तव में 2D है, 2 डायमेंशनल फिगर यहां पर हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम अपने फिगर की बात करें तो हम अपना अगर फोटो लें और फोटो लेके यहां चिपका दें तो आप पहचान सकते हो कि ये सर जी है। ठीक है, तो वहां पर केवल हम अपने चित्र को बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करना चाहें बोर्ड पे 2D पर तो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम अपनी एक किसी बुक की बात करें, जैसे बुक है ये आपका एक बुक है, इस बुक को यदि हम ये बोर्ड पे यूं इस तरीके से बनाना चाहें तो हमें कैसे मिलेगा? देखो ऐसे मिलेगा भाई, इसी प्रकार तो दिखेगा ये, इस प्रकार यूं ऐसे बना दें तो इसी मतलब इसका फ्रंट साइड हमें दिखाई देगा, केवल क्या दिखाई देगा? जो फ्रंट इसका होगा। अब इसकी हमें मोटाई अगर ज्ञात करनी है तो हमें तीसरे अक्ष की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम उसकी ऊंचाई, देखो ध्यान दें, किसी भी वस्तु की यहां पर जो भी स्पेस होता है वो वास्तव में 3D होता है। जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो क्या है? 3D है। इसमें एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष है। मतलब किसी भी वस्तु की गहराई, मोटाई या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम एक तीसरे अक्ष की जरूरत हमें पड़ती है। हम ये कहें कि हमारा ये साइज कितना, ये हम कितने मोटे हैं, ठीक, हम लंबाई तो अपनी एक अक्ष से बता सकते हैं, चौड़ाई भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हम मोटे कितने हैं वो आपका एक तीसरा अक्ष जो है वो बताएगा कि ये इसमें मोटाई कितनी है। ठीक है, देखो एक अगर हम किसी ऐसे फिगर की बात करें जो अभी हम आपको बता रहे थे, बुक जैसी कोई स्थिति, ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से बना दें, ठीक है, और ये आपका यूं यूं ऐसे बना दें, तो इसको देखो, अब ये बुक का वास्तव में कुछ स्वरूप इस तरीके से बना सकते हो। इसमें देखो ये आपको अगर ओरिजिन मान लें और इधर एक्स अक्ष मान लें और इधर की दिशा में ये आपका हो गया एक दूसरा अक्ष वाई अक्ष मान लें, तो ये आपका देखो यही तो मोटाई दिखाएगा इसकी, तो ये अक्ष आपका तीसरा अक्ष होगा, इसको हम मानेंगे जेड अक्ष। ठीक, और ये आपका हो जाएगा ओरिजिन मानी मूल बिंदु। ठीक है, अब समझते हैं वास्तव में कि इस तीनों अक्षों से मिला के इस पूरे तल को कैसे कैसे हम डिवाइड करेंगे। देखो इसको हम रब कर दें और आपको अब आगे वाली प्रोसेस थोड़ी समझनी है और ध्यान से समझनी है, उसी से हमें प्रश्न करने हैं। देखिए इस प्रकार समझें कि ये आपका कोई, हमने बताया ये है आपका कोई एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, और इसके ये लंबवत अक्ष है वो आपका हो गया जेड अक्ष। लेकिन हम भाई ऐसे तो बना नहीं सकते, तो उसको हम कुछ इस प्रकार बना देते हैं। ठीक, ये आपका जेड अक्ष। ठीक है वास्तव में क्या है? वास्तव में ये देखो हमने बताया ये एक्स अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष की क्या है? ऋणात्मक दिशा है, इसको हम एक्स डैश लिख लेते हैं। ये वाई अक्ष है और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, इसको हम वाई डैश लिख लेते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि हमने बताया कि जो जेड अक्ष है वो आपका कैसे है? इन दोनों अक्षों की परपेंडिकुलर है, तो यहां से अगर इधर इस साइड में धनात्मक है तो इसके पीछे भी जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो उसका ऋणात्मक हो जाएगा, और वो उसका ऋणात्मक अक्ष कुछ इस प्रकार हम यहां बना देते हैं। ठीक, अब अगर ऐसी स्थिति बन गई तो ये तल वास्तव में कितने भागों में बंट गया? एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने तो वास्तव में तल को 4 भागों में बांटा। उसको हमने बताया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। लेकिन जब हमने तीसरा अक्ष कोई इन दोनों अक्षों के लंबवत खींचा तो ये तल हमारा जो है वो आपको 8 भागों में बंट गया। अब आप ये कहोगे 8 भागों में ये कैसे दिख रहा? भाई दिख ही नहीं रहा 8 भागों में, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे? देखिए समझिए, हमने आपको बताया कि ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, और इसके बाद ये आपका हो गया जेड अक्ष, और ये जेड अक्ष की इधर की ओर देखो जेड अक्ष की धनात्मक दिशा है, और इसके अगर हम बोर्ड के अंदर की ओर जाएं तो वो ऋणात्मक दिशा अंदर की ओर जाएगी। तो वास्तव में अगर हम यहां से देखें फ्रंट साइड से तो आपको देखो एक भाग ये दिखाई देगा, एक ये और एक ये और एक ये, और इसके बाद जो हमने बताया ये तो भाग जो दिखाई दे रहा है वो इस अक्ष के साथ में है ना, और अगर ये धनात्मक के बाद उधर अंदर की साइड जाए तो वो ऋणात्मक अक्ष हो जाएगा, जेड अक्ष का ऋणात्मक अक्ष हो जाएगा ये। तो जो जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा के साइड से, मानी हम बोर्ड के उस साइड से देखें, देखिए थोड़ा सा इधर की ओर है, ऐसे समझे, यूं हमने देखो इस तरीके से, यहां से आपको देखो 4 पार्ट दिख रहे हैं, एक देखो ध्यान दें, 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं, और यदि हम इस साइड से देखें, इस साइड से,
तो ये भी देखो 4 पार्ट देख रहे हैं ना। तो हम ऐसे कहेंगे कि इधर वाले 4 और ये इधर वाले 4, मतलब हम इधर से देखें तो 4 भाग इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भाग। और बिल्कुल ठीक इसी के पीछे जब जाएं तो ये 5वां भाग इसके पीछे होगा, 6वां भाग इसके पीछे होगा, 7वां इसके पीछे होगा और 8वां इसके पीछे होगा। तो ये तल हमारा 8 भागों में बट गया। ठीक, इन 8 भागों को हम अब 8 भाग ना कहेंगे, हम इसको ऑक्टेंट कहेंगे, मतलब हम अष्टांक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अष्टांक कहेंगे। तो यहां पर ये आपका फर्स्ट अष्टांक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसके पीछे जाएंगे तो ये 5वां इसके पीछे, देखो पहले के पीछे 5वां, दूसरे के पीछे 6वां और तीसरे के पीछे 7वां और चौथे के पीछे आपका 8वां होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब बात समस्या इस बात की है कि यहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मिलके जो तल बनता है उसको हम एक्स वाई तल कहते हैं। वाई अक्ष और जेड अक्ष को मिलकर के जो तल बनता है उसको हम वाई जेड तल कहते हैं, और एक्स अक्ष और जेड अक्ष को मिलकर के जो तल बनता है उसको हम एक्स जेड तल कहते हैं। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड के अक्ष के द्वारा इस पूरे तल में यहां पर 3 तल बन गई। ठीक, इस समतल को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मिला के एक्स वाई तल एक हो गया, वाई अक्ष और जेड अक्ष को मिलके एक हम कह सकते हैं वाई जेड तल हो गया, और इसी प्रकार जेड अक्ष और एक्स अक्ष को मिला के ये आपका एक्स जेड तल बनता है। ठीक है, इसके बाद एक्स अक्ष पर कभी अगर बिंदु लें, बात करें अगर एक्स अक्ष की, तो एक्स अक्ष पर कभी बिंदु लिया जाएगा तो आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष पर बिंदु, तो निश्चित रूप से देखो एक्स अक्ष पर बिंदु होगा तो यहां से देखो यहां कहीं भी लें तो मूल बिंदु से दूरी हमेशा मापी जाती है। तो यहां से यहां तक मान लो हम यहां पर पहुंच गए तो एक्स पर तो दूरी चले, वाई पर नहीं, जेड पर नहीं। मानी आपको लिखना है एक्स अक्ष पर बिंदु कभी लें तो आपको इस प्रकार से लिखना है x, 0, 0। इसी प्रकार अगर हम वाई अक्ष पर कभी बिंदु लें तो लिखेंगे 0, y, 0, और जेड अक्ष पर अगर बिंदु लें तो जेड अक्ष पर बिंदु लिखेंगे 0, 0, z। ठीक है, बात आ रही समझ में? इसके बाद बात करें हम एक्स वाई तल की। एक्स वाई तल, एक्स वाई तल में क्या होगा? एक्स वाई तल में बिंदु अगर लें तो आपको देखो एक्स पर भी चलना है, वाई पर भी चलना है, जेड बराबर 0 लिखना है। ठीक, तो एक्स वाई तल में अगर कभी बिंदु मानेंगे तो एक्स, वाई, 0 ये बिंदु मिलेंगे। वाई जेड तल की बात करें, वाई जेड तल में अगर बिंदु लें तो यहां पर देखो हम केवल और केवल एक्स निर्देशांक 0 लिखेंगे, वाई दूरी होगी और जेड दूरी होगी। ठीक, इस तरीके से। और इसी प्रकार जेड एक्स तल की बात करें तो जेड एक्स तल में जो बिंदु लिए जाते हैं उसमें आपको लिखना है, ये आपका देखो एक्स लिखेंगे, वाई आपका 0, वाई आपको लिखना है, और जेड भी आपको, सॉरी गलत हो गया, मानी हमें केवल ये 2 मिलेंगे, मानी जेड और वाई आपका 0 मिलेगा, है ना। तो आपको लिखना है एक्स 0 और ये आपका जेड। ठीक, इस तरीके, क्लियर? तो यहां पर देखो हमें 2 बातें पूछी जाएंगी, एक्स अक्ष पर बिंदु किस रूप में होते हैं, वाई अक्ष पर बिंदु किस रूप में होते हैं, जेड अक्ष पर बिंदु किस रूप में लिए जाते हैं, या एक्स वाई तल में बिंदु कैसे होते हैं, वाई जेड तल में, इसी प्रकार जेड एक्स तल में बिंदुओं को हमें अगर दर्शाना है तो ये इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर अष्टांगों की बात करें, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना है। देखो इसको हम रब कर लें और इसके बाद यहां पर अब समझना है जो हमने आपको अष्टांग बताए हैं उनमें हमें यह देखना है कि जो दिए गए बिंदु हैं वो किस अष्टांग में हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दिए गए बिंदु किस अष्टांग में है। तो सबसे पहले तो आपको देखो ये समझना है, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये इसका हो गया मूल बिंदु, और हमने बताया कि एक तीसरा अक्ष ये इसके लंबवत है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों के ये लंबवत अक्ष है, ये आपका हो गया कोई जेड अक्ष। ठीक है, ये आपका हो गया जेड अक्ष, और ये इसके देखो हमने बताया कि ये इसका ऋणात्मक दिशा में इधर की ओर हम बना देते हैं, ये आपका जेड अक्ष का ऋणात्मक अक्ष है। ठीक है वास्तव में ये कि ये देखो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा इधर की ओर, सॉरी जेड अक्ष की धनात्मक दिशा इधर की ओर है, और बोर्ड के अंदर की साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम अष्टांग की।
देखो ध्यान दें, प्रथम अष्टांग की बात करें, प्रथम अष्टांग तो प्रथम अष्टांग की बात करें अगर, तो यहां पर आपको देखो बिंदु कैसे मिलेंगे, देखो ध्यान दें, एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में जाएंगे, वाई अक्ष पर भी धनात्मक दिशा में जाएंगे, और बात करें देखो जेड अक्ष की, तो जेड अक्ष की भी ये धनात्मक दिशा है। तो हम यहां पर कभी फर्स्ट चतुर्थांश ये अष्टांग में बिंदु मिलेगा हमें, तो निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार मिलेगा, जैसे हम थोड़ी देर के लिए ये लिख लेते हैं 2, 3 और 4, 2, 3, 4, इधर 2 इकाई, इधर 3 इकाई, और जेड अक्ष पर जब लंब डालेंगे तो वो 4 इकाई की दूरी मिलेगी। तो यहां पर हम अगर ये लिख दें 2, 3, 4, तो ये बिंदु किस अष्टांग में मिलेगा, पहले अष्टांग में मिलेगा। ठीक, इसके बाद आए दूसरे अष्टांग की बात करें, तो दूसरे अष्टांग में देखो किस प्रकार का मिलेगा, दूसरे अष्टांग में ध्यान से समझें, यहां पर सबसे पहले देखो हमें ऋणात्मक दिशा में जाना है, इस अष्टांग में पहुंचने के लिए ऋणात्मक दिशा में जाना है, और फिर ऊपर की ओर ये प्लस में जाना है, और ये आपका प्लस में जाना है। ठीक, तो इस रूप का अगर हमें मिलता है तो हम लिखेंगे ये दूसरे अष्टांग में। एक बात एक बहुत मोटी सी याद रखना है, क्या कि अगर पहले अष्टांग में, दूसरे अष्टांग में, तीसरे अष्टांग में और चौथे अष्टांग में कोई बिंदु है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमने बताया कि देखो भाई इधर जेड अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो जेड अक्ष की धनात्मक दिशा है, इसका मतलब ये आपका प्लस में ही मिलेगा। अगर ये प्लस में मिलता है तो इसका मतलब है कि ये आपका या तो फर्स्ट में है, या सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में। अभी शेष जो आपके आगे के रह गए, हमने बताया 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, उनकी बाद में बात करेंगे। पहले हम इन 4 की बात करते हैं जो आपको फ्रंट पे दिख रही है। तो उसमें क्या होगा कि ये जो जेड निर्देशांक है, वो जेड निर्देशांक आपका निश्चित रूप से प्लस में होगा। यदि ये प्लस में है तो मान लेते हैं कि ये तो प्रथम में है, या द्वितीय में है, या तृतीय में है, या चतुर्थ में। ठीक, फिर इसके बाद हम 2D की बात करें। 2D में देखें कि भैया ये बिंदु कहां है, ये तो फर्स्ट में है, 2,2 ये कहां पे है, प्रथम चतुर्थांश में है। और जब ये प्रथम में है और ये भी प्रथम में है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में आपका ये बिंदु मिलेगा। अब बात करते हैं यहां की, देखो ये माइनस है, ये देखो माइनस हो गया, ये प्लस में हो गया, और ये तो आपका प्लस है। ये इसमें से अगर हम 2D की बात करें तो 2D ये कहां पे मिलेगा, ये दूसरे चतुर्थांश में मिलेगा, और दूसरे चतुर्थांश में, और ये है प्लस का, इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड वाले ऑक्टेंट में होगा। ठीक, इसी प्रकार देखो यहां पे अगर हम थर्ड ऑक्टेंट की बात करें, तीसरे अष्टांग की बात करें, तो तीसरे अष्टांग में जो बिंदु मिलेगा, देखो एक्स का ऋणात्मक दिशा होगा, वाई का भी ऋणात्मक दिशा होगा, लेकिन जेड का तो भाई धनात्मक होगा। हमने बताया ये आपके 4 हैं, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसमें निश्चित रूप से आपका जेड वैल्यू ये प्लस में ही आएगा, जेड निर्देशांक प्लस में ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं चतुर्थ अष्टांग की। तो ये चौथे अष्टांग की बात करें तो यहां पर देखो कैसे, हम यहां पर देखो पहले हम चले प्लस में, फिर चले माइनस में, और फिर इसके बाद में ये तो प्लस में रहना ही रहना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देखो इस रूप में, पहले प्लस 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 मानी फर्स्ट ऑक्टेंट, माइनस प्लस प्लस ये आपका सेकंड ऑक्टेंट हो गया। हमने कैसे बताया आपको, इसको चेक करना है, इसको ये किसमें है, और इसमें से ये जो आपका जेड निर्देशांक है, ये तो ये बताएगा कि ये इन चारों में से किसी ना किसी में है, क्योंकि यहां पर तो हमेशा प्लस होना है। देखो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के लिए हमेशा प्लस होना है। इसमें से आपको देखना है कि ये किस प्रथम में है, या द्वितीय में है, या तृतीय में है, या चतुर्थ में है। ये अगर प्रथम में है इसका मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, ये अगर द्वितीय में है इसका मतलब ये द्वितीय ऑक्टेंट में हो गया, और ये तृतीय अष्टांग में, और इसी प्रकार ये चतुर्थ अष्टांग में हो गया। अब हम बात करते हैं इससे पीछे वाले अष्टांगों की। अब देखो इससे पीछे पहुंचे, तो जब पीछे पहुंचे तो देखो जेड का, देखो हमने बताया जेड का ये प्लस दिशा है, और इसके पीछे है तो माइनस दिशा है, तो माइनस दिशा है देखो। लेकिन उधर से अगर हम देखें तो ये तो आपका अक्ष रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, लेकिन ये देखो हमने बताया अंदर की ओर जा रहा है, तो ये ऋणात्मक दिशा है। तो जेड की अगर यहां पर ऋणात्मक दिशा है, तो ध्यान दें, अब आए हम 5वें वाले ऑक्टेंट पे। ठीक, 5वें ऑक्टेंट की बात करें तो यहां पर प्लस मिलेगा, यहां पर भी प्लस मिलेगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर हम कह देंगे कि ये आपका पांचवा अष्टांग होगा, क्योंकि हमने बताया कि एक के पीछे ही 5वां मिलेगा आपको। तो ये तो भैया देखो एक में है, और ये माइनस में चला है, इसका मतलब ये माइनस दिशा है, इसका मतलब ये एक के पीछे वाला है, और एक के पीछे वाला का मतलब 5वां। ठीक है,
इसके बाद देखो यहां हम करें बात छठवें नंबर की। तो अब बात करें, देखो ये आपके छठवें ऑक्टेंट की बात करें तो छठवां ऑक्टेंट में क्या होगा, देखो ध्यान दें, ये आपका ऋणात्मक है और ये आपका धनात्मक है और ये आपका देखो ऋणात्मक है। तो हम ये कहेंगे, हमने आपको बताया कि इसमें हमें देखना है, ये देखो द्वितीय चतुर्थांश में है, लेकिन ये आपका किस में है, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब 2 से पीछे वाला हो गया, और 2 से पीछे वाला क्या जाएगा, 2 से पीछे वाला होगा वो कौन सा होगा, छठवां, ठीक है, सॉरी सातवां होगा, नहीं ठीक है, छठवां होगा, है ना, छठवां हो जाएगा। और इसके बाद बात करें हम आगे वाले, मानी छठवां के बाद सातवें की, सातवें अगर हम सातवें अष्टांग की बात करें तो सातवें अष्टांग की बात करें तो यहां देखो इससे पीछे वाला, और इसमें क्या होता है, इसमें ये तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं वो माइनस में होते हैं, माइनस में देखो भुज और ये कोटि दोनों माइनस में होते हैं, मानी एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों माइनस में होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इससे पीछे वाले की, तो जेड वाला किस में आएगा, माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा किसमें, सातवें ऑक्टेंट में हो जाएगा, ठीक। और अब बात करें आखिरी ऑक्टेंट की, मानी आठवां जो आपका अष्टांक है उसकी बात करते हैं। तो आठवां ये आपका अष्टांक है, उसमें देखो क्या करना है, एक्स की धन दिशा और ये बाई की माइनस दिशा, तो ये तो हो गया देखो प्लस और ये हो गया आपका माइनस, और ये भी आपको माइनस में लिखना है, ठीक। तो अब क्या हो गया भाई, ये हो गया इससे पीछे वाला, और इससे पीछे वाला क्या होता है, आठवां। तो इस तरीके से देखो आपको याद रखना है कि जो बिंदु हमें मिले, जो बिंदु हमें दिए जाएंगे वो किस अष्टांक में होंगे, ये हमसे बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक। और मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। आपको एक बार फिर से बताएं क्या क्या करना है आपको। देखो ये क्या कैसे करना है, यहां पर देखो अब हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक। चलो बना रहने, रब करने से थोड़ी सी असुविधा लगेगी, हम ना रब करें उससे भी आपको क्योंकि समझना है ना। तो यहां पर आओ एक बार फिर से समझ लें। हम देखो इसको पहले देखेंगे 2,3 को, क्या देखेंगे, 2,3 को। तो ये तो भैया फर्स्ट चतुर्थांश में होता है ना, पहले चतुर्थांश में होता है, और ये आपका जेड भी देखो प्लस में है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के ये से जो लंब डाले गए वो क्या है, धनात्मक हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां से ये आपको फर्स्ट वाले अष्टांक में इसका वैल्यू होगी, मतलब 2,3,4 जो बिंदु होगा वो आपका पहले अष्टांक में होगा। अब बात करते हैं देखो दूसरे अष्टांक की। दूसरे अष्टांक में पहुंचने से पहले हमने बताया कि आपको ये देखना है भैया, ये देखना है, ये ठीक, कि ये बिंदु कहां पर है, ये आपका दूसरे चतुर्थांश में है। और दूसरे चतुर्थांश के बाद इसको देखना है, अगर ये प्लस में है, हमने बताया कि ये देखो प्लस में है, आपको देखो पहले ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, मतलब पहला अष्टांक, दूसरा अष्टांक, तीसरा और चौथा अष्टांक में आपको जेड वाली वैल्यू प्लस में मिलेगी पक्का। और इससे निर्धारण करना है कि ये हमें कहां पे मिलेगा। ये पहले में है, इसका मतलब ये प्लस प्लस, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेंट में हो गया, ये मानी पहले अष्टांक में होगा। इसमें देखना है ये द्वितीय में है और ये प्लस में है, इसका मतलब ये भी आपका द्वितीय अष्टांक में हो गया। ये आपका देखो माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब ये, और ये तो प्लस है, तो इसका मतलब ये तृतीय अष्टांक हो गया। और इसी प्रकार ये आपका चौथा वाला, ये देखो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस होता है तो कहां जाता है, चौथे चतुर्थांश में, लेकिन ये प्लस वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये आपका चतुर्थ अष्टांक में होगा, ठीक। और बस इसके पीछे की बात करें तो अब देखो ये ऋणात्मक है, इसको आपको देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है, इसको देखने से पता चलेगा। और इसमें आपको वही वैल्यू रखनी है, मानी वही मान दिमाग में रखना है जो आपके चतुर्थांशों के लिए आपको रखना है, ठीक। इसको देखना है, और ये प्लस, इसका मतलब ये पहले और ये पहले के पीछे, देखो माइनस है ना, ये पहले के पीछे, और जब पहले से पीछे जाओगे तो किस में आएगा, पांचवें में, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखो, ये माइनस ये प्लस कहां पे जाएगा, इससे पीछे वाले, क्योंकि ये माइनस है तो इससे पीछे मानी सीधा सीधा छठवां, ठीक। और इसके बाद देखो ये माइनस इसमें आएगा, और इसके पीछे जाना है मानी सातवां, और ये प्लस ये माइनस तो इसमें आना है, और इससे पीछे क्योंकि ये माइनस में, इससे पीछे मानी आठवां। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आपको जो बिंदु दिए जाएंगे वो बिंदु किस अष्टांक में है, ये शायद आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज जो आपकी आगे वाली है उसमें बस इतनी ही बातें हैं जितनी अभी तक हमने आपको बताई, ठीक है। इसके और आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको कुछ और नई बातें मिलेंगी, वो क्या है देखो उनको भी बताएं।
अभी हमने आपको दूरी से संबंधित कक्षा 10 में बताया कि क्लास 10th में आपने दो विमाओं के अंतर्गत दो बिंदु जब दिए जाते थे तब हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करने में हम सूत्र अप्लाई कर देते थे। जैसे हम बिंदु एक मान लेते हैं, एक बिंदु x1, y1 और एक दूसरा बिंदु x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर हम इस फॉर्मूले से देखो ज्ञात करते थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। द्विविमीय की बात करते हैं। जब हम द्विविमीय पढ़ते थे, मतलब हम 2D जब पढ़ते थे, तब इन दोनों बिंदुओं की मानी x और y, वहां पर दो ही निर्देशांक होते हैं, x अक्ष और y अक्ष चूंकि बनती है तो x अक्ष से और y अक्ष से दूरियां होती हैं। तो ये आपके पास भुज और कोटि केवल दिया जाता था, ठीक है। तब उनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते थे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बात करें त्रिविमीय की। त्रिविमीय, तो त्रिविमीय में जो हमें बिंदु मिलते हैं वो बिंदु देखो इस प्रकार हम लिखते हैं। अभी हमने बताया आपको x निर्देशांक, ये मान लें x1, y1, z1, मतलब x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक। और उसी प्रकार एक दूसरा बिंदु अगर हम बात करें x2, y2, z2 की, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें बिल्कुल एकदम सिमिलर वही काम करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, मतलब ये y जो निर्देशांक है ना, y निर्देशांकों को घटाना है, पहले x निर्देशांकों को घटा के होल स्क्वायर लिखना है और प्लस y निर्देशांकों को घटा के होल स्क्वायर लिखना है और प्लस यहां पर z निर्देशांकों को भी हमें घटा के होल स्क्वायर लिखना है, ठीक। तो ये हो गया त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत। ये हमें बिंदु x1, y1, z1 और x2, y2, z2 हमें दिए जाएंगे और उनके बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम सीधा सूत्र अप्लाई करेंगे। d बराबर, मतलब बीच की दूरी, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए कुछ और बातें हैं, जैसे ये बिंदु जो दिए जाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? तो यहां पर देखो त्रिविमीय बिंदु हम यहां पर लें। त्रिविमीय ज्यामिति में दो बिंदु, एक बिंदु है x1, y1, z1 और एक बिंदु है x2, y2, z2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा तैयार होगा उस रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। बिंदु इनको और इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो कैसे ज्ञात करेंगे, वही काम करना है आपको जैसे कि हम 2D में करते थे। आपको क्या करना है, x निर्देशांक प्लस दूसरे बिंदु का x निर्देशांक और बटे में 2 लिखना है, कॉमा। यहां पर लिखना है y निर्देशांक प्लस दूसरे बिंदु का y निर्देशांक और बटे में 2 लिखना है, कॉमा। और इसी प्रकार से यहां z निर्देशांक और दूसरे बिंदु का z निर्देशांक और बटे में 2 लिखना। मतलब याद रखना है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, z1 प्लस z2 बटे 2, ठीक। तो ये हो गया इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा तैयार होगा उस रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो इसके बाद देखो ध्यान दें एक और बात, 3 बिंदु दिए जाएं उनसे त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज के हमें केंद्रक के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी देखो देख लेते हैं, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। 3D में कोई 3 बिंदु x1, y1, x2, y2, देखो अभी लिख देते हैं। 3D में कोई 3 बिंदु लें, एक बिंदु हम मान लेते हैं, ये बिंदु है हमारे पास x1, y1, z1 और दूसरा बिंदु लें x2, y2, z2, तीसरा बिंदु x3, y3, z3। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से, यहां लिख दें, को मिलाने से बने त्रिभुज, को मिलाने से बने त्रिभुज
के केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक। देखो 3 बिंदुओं को मिलाने से निश्चित रूप से त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज के केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कुछ इस प्रकार से, हम थोड़ा फिगर से भी आपको याद थोड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से हम फिगर बना के बताएं। जैसे हम एक बिंदु ए लें, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, इनको तीनों को हमने मिलाया और ये आपका त्रिभुज बनके तैयार हो गया। इस शीर्ष ए के निर्देशांक हमें दिए गए हैं x1, y1, z1, और इस बी शीर्ष के निर्देशांक x2, y2, z2, और ये आपका तीसरा शीर्ष है, इसके निर्देशांक x3, y3, z3। ठीक है। और यदि यहां पर हमें इसके केंद्रक के निर्देशांक ढूंढने हो तो त्रिभुज के केंद्रक के को अगर हम g से डिनोट कर दें तो यहां पर मान लेते हैं x, y, z है। तो ये आपको x, y, z की वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए देखो कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, बराबर का निशान लगाएं और यहां लिख दें x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 लिखें। ये x निर्देशांक हो जाएगा, y निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 लिख दें, यहां पर हम लिख दें z1 प्लस z2 प्लस z3 और बटे में 3 लिख दें। तो इस तरीके से ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखो त्रिभुज के केंद्रक के बाद अब एक बात फाइनली और रह गई कि अब हमें क्या इसमें पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा तैयार होगा उस रेखा को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक और बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, ये इतना और आपको पढ़ना है। तो चलो यहां पर हम इसको रब कर दें। अब समझना है आपको विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु देखो हम कोई 3D में दो बिंदु माने, एक बिंदु है हमारा कोई ये मान लें बिंदु x1, y1, z1, और एक दूसरा बिंदु और माने ये आपको x2, y2, z2 मान लो दिया गया है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक आपका देखो रेखा बनेगा, इसको हम a नाम दें और यहां पर ये b बिंदु मान लें, तो ये हो गया a बिंदु और ये हो गया b बिंदु। इस रेखा AB को कोई तीसरा बिंदु ये विभाजित कर रहा है, और अगर ये इसको देखो, इस बिंदु को ध्यान दें, इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, अंतः विभाजन, क्योंकि यहां पर इस रेखा के बीच में ये कोई बिंदु है, बीच का मतलब मध्य बिंदु नहीं, बीच में है का मतलब इस रेखा पर कोई आपका ये बिंदु है, ये बिंदु इस रेखा को AP और PB दो हिस्सों में बांट रहा है। ठीक, AP हिस्सा को हम इस प्रकार लिख लें कि इसको M लिख दें, और ये PB हिस्सा है इसको हम N लिख लें। हम ये कह सकते हैं कि ये P बिंदु इस पूरी AB रेखा को M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस P बिंदु के क्या निर्देशांक होंगे, मान लेते हैं कि इस P बिंदु के निर्देशांक हैं x, y, z। देखो ध्यान दें, ये P बिंदु क्या कहलाएगा, अंतः विभाजन बिंदु कहलाएगा। आपको यहां लिखना है अंतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक। क्या लिखना है, अंतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। तो अगर हमें अंतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना हो, मतलब P बिंदु जिसके निर्देशांक हमने मान रखे हैं x, y, z, तो ये x निर्देशांक कैसे मिलेगा, हम याद रखेंगे m x2 प्लस n x1 और अपॉन में m प्लस n, ये आपको x निर्देशांक कितना मिल जाएगा, कॉमा y निर्देशांक कैसे मिलेगा, देखो m/2 प्लस n/1 और अपॉन में लिखेंगे m प्लस n, और इसी प्रकार z निर्देशांक हमें मिल जाएगा mz2 प्लस nz1 और अपॉन में लिखना है m प्लस n। ये हो गया अंतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, ये हो गया x निर्देशांक, ये y निर्देशांक और ये z निर्देशांक। इसी प्रकार देखो यहां पर AB जो रेखा है, इस रेखा AB के बाहर कोई P बिंदु हो, मतलब ये P बिंदु इस रेखा के अंदर नहीं बल्कि बाहर, इधर अथवा इधर। देखो ध्यान दें, ये यहां पर एक दूसरा फिगर बना देते हैं, या फिर इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऊपर की साइड आ जाओ। देखो ध्यान दें, इधर आपको दिख रहा होगा, यहां पर आ जाओ।
ये आपका कोई रेखा है, मान लो ये ए बी, ठीक, एक बिंदु ए है और एक बिंदु, वही बिल्कुल बिंदु जो अभी हमने अंतः विभाजन के लिए माना, वही आपको यहां पर एक बिंदु मान लो दिया गया है, ये x1, y1, z1, और ये बिंदु है आपके पास x2, y2, z2, ठीक है। और इस रेखा AB को अगर हम देखो थोड़ा इधर की ओर बढ़ाएं अथवा इधर भी बढ़ा सकते हैं, एक ही बात है, तो अगर हम कहीं इधर की ओर बढ़ा के कहीं इसी रेखा पर हम कोई बिंदु मान लें, ये आपका कोई बिंदु P मान लेते हैं, जो अभी हमने अंदर अंतः विभाजित बिंदु बनाया था, मतलब अंदर हमने विभाजित किया था, और इस रेखा AB के बाहर कोई विभाजन बिंदु P हमने मान लिया, जो कि इस रेखा AB को देखो ध्यान दें, ये आपका M और ये आपका N के M अनुपात N के अनुपात में ये पूरा P बिंदु इस रेखा को डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? बाह्यता विभाजन कर रहा है, ठीक है। तब इस P बिंदु के निर्देशांक हम मान लें x, y, z, कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर जैसे हमने अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक लिखे हैं, उसी प्रकार आपको यहां लिखना है बाह्य विभाजित बिंदु, लिख दें बाह्य विभाजित बिंदु, बाह्य विभाजित बिंदु P, जिसके निर्देशांक हमने माने हैं x, y, z, बाह्य विभाजित बिंदु P के निर्देशांक। तो कैसे क्या करना है? बिल्कुल एकदम सिमिलर काम करना है, थोड़ा फर्क है, वो आपको फर्क समझना है। इस अगर बाह्यता विभाजित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है तो लिखना है mx2 माइनस nx1 और अपॉन में लिखना है m माइनस n। देखिए यहां पर प्लस है दोनों जगह और यहां पर दोनों जगह ये माइनस हो जाएगा, बस इतना फर्क आपको याद रखना है। और y निर्देशांक लिखना है तो लिखना है m/2 माइनस n/1 और अपॉन में लिखना है m माइनस n। और उसी प्रकार ये तीसरा बिंदु आपको देखो यहां जगह कम है, यहां लिख देते हैं। तीसरा बिंदु आपको लिखना है mz2 माइनस nz1 और अपॉन में लिखना है m माइनस n, ठीक। ये हो गया बाह्यता विभाजित बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, समझ में आया। अंतः विभाजन का मतलब AB के अंदर कोई बिंदु P है जो कि इस रेखा को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तब अंतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। जबकि अगर कोई ये P बिंदु इस रेखा को बाहर से विभाजित कर रहा है, ये P बिंदु बाह्यता विभाजित बिंदु कहलाएगा। और तब इस P बिंदु अर्थात बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है m/mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y निर्देशांक m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n, और इसी प्रकार z निर्देशांक ज्ञात करने के लिए mz2 माइनस nz1 अपॉन में m माइनस n, ठीक है। तो बस ऐसे माने कि इस एक्सरसाइज में या हम ये कहें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर की बात है, यहां पर आपको केवल और केवल 3 एक्सरसाइज दी गई हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जैसा कि इसका नाम भी भैया ऐसा ही है ना, क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। केवल आपको परिचय के रूप में यहां पर आपको क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं है, आपको अक्षों से संबंधित थोड़ी जानकारी करनी है। इसका उपयोग हम इंटरमीडिएट लेवल पे भी सदिशों के उपयोग, जब सदिश पढ़ाए जाएंगे तब भी हमें इसका उपयोग करना है, ठीक है। आगे आप कंपटीशन के तौर पे जब जाएंगे तब भी आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, बेसिक तरीके से यहां समझ लेना है, और इसके सारे हम सवाल करवाएंगे। तो यहां पर 12.1 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन भी करवा देंगे, और इसके बाद आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वाली वीडियो में हम पहुंचा देंगे। तो फिलहाल आज आपको इस एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन करना है, उनको हम कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि त्रिविमीय ज्यामिति की पहली एक्सरसाइज है। यहां पर देखो पहला प्रश्न लिखा है, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है, यह हमें बताना है। बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु है और उसकी y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या है, यह हमें बताना है। देखो यहां हम x अक्ष पर बिंदु लिखें तो x अक्ष पर बिंदु कौन से होते हैं?
जो एक्स अक्ष पर बिंदु होते हैं वो होते हैं एक्स, 0, 0 इस प्रकार से। ठीक, तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि इसका y निर्देशांक कितना होगा 0, इसका z निर्देशांक कितना होगा 0। यही तो हमसे पूछा गया है कि इसका y निर्देशांक क्या है, इसका z निर्देशांक क्या है। तो आपको क्या लिखना है, x निर्देशांक होता है, y निर्देशांक 0 होता है, z निर्देशांक भी 0 होता है। ठीक है ना, तो बस यही लिखना है आपको लिखना है y निर्देशांक बराबर क्या लिखना है 0। z निर्देशांक जो होगा वो भी आपका क्या होगा 0। बिल्कुल एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, कोई आपको टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ नहीं पूछा गया है, बिल्कुल सीधा पूछा गया है कि इसका y निर्देशांक क्या होगा 0, z निर्देशांक क्या होगा 0। सिंपल सी बात है। इसके बाद अब आपको देखना है दूसरा प्रश्न का हल। देखो यहां पर हमें दिया गया है एक बिंदु एक्स जेड तल में है, तो इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हो। देखो हमने आपको अभी बताया था कि बिंदु एक्स जेड तल में होता है, तो देखो कैसे हम एक्स जेड तल में बिंदु को हम कैसे ट्रेस करते हैं, यहां लिख दें बिंदु एक्स जेड तल में बिंदु, ऐसे लिख दें एक्स जेड तल में बिंदु लिखना है हमें। देखो ध्यान दें यहां पर x लिखना है, कॉमा ये 0 हो जाएगा, कॉमा ये आपका z हो जाएगा। तो x z तल में जो बिंदु होता है वो इस प्रकार से होता है x, 0, z। अब हमसे आप प्रश्न कह रहा है कि y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो आपको लिखना है y निर्देशांक इसका 0 होता है। ठीक है ना, क्या लिखना है y निर्देशांक बराबर कितना लिखना है 0। ठीक, सीधा सीधा काम है कि एक्स जेड तल में जो बिंदु होता है वो हमने आपको बताया कि एक्स जेड तल में बिंदु लेना है x, 0, z। तो ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक और ये z निर्देशांक। तो x निर्देशांक होता है, y निर्देशांक कितना होता है 0। तो आपको सीधा लिखना है y निर्देशांक बराबर 0। क्लियर भैया, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा, उसको देखते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बिंदु यहां दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये बिंदु जो है वो किन अष्टांकों में है, उन अष्टांकों के नाम लिखना है। देखिए यहां पर हमें पहला बिंदु दिया गया है 1, 2, 3। ये बिंदु देखो ध्यान से समझें किस अष्टांक में होगा। आपको पता है, देखो हमने बताया कि आपको पहले ये 2 बिंदु देखना है, या फिर ऐसे माने कि ये आपको पहला लास्ट वाला जो z निर्देशांक है उसको देखना है। तो z निर्देशांक जब प्लस में होता है तो हमने बताया कि या तो ये प्रथम अष्टांक में होगा, या द्वितीय में, या तृतीय में, या चतुर्थ में होगा। तो अब आपको निर्धारण करना है इन दोनों पॉइंटों से। ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, देखो x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों प्लस में है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका प्रथम अष्टांक में होगा। किस में होगा, प्रथम अष्टांक में होगा। और बता सकते हो इस प्रथम अष्टांक का नाम क्या होता है। इस प्रथम अष्टांक का जो नाम होता है वो होता है एक्स ओ बाय जेड। क्या होता है, एक्स, देखो एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, और ओ मानी ओरिजिन है ना, और जेड भी आपका प्लस में है। ये एक्स प्लस, वाई प्लस और जेड प्लस। ठीक है ना, तो यहां पर इसको हम नाम देंगे, जो आपका प्रथम अष्टांक है उसका नाम क्या है, एक्स ओ बाय जेड। ठीक है, यहां पर आते हैं दूसरे वाले में। देखो 4, -2, 3, ये देखो किस में आएगा, किस अष्टांक में आएगा। यहां देखो इसमें हमने बताया कि अंतिम ये आपका जो z है उससे हमें सबसे पहले उसी को देखना है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये आपका या तो प्रथम में होगा, या द्वितीय में, या तृतीय में, या चतुर्थ में होगा। तो क्योंकि ये प्लस में है, अब आपको इन देखो x निर्देशांक और y निर्देशांक को देखना है। तो x निर्देशांक कहां है, देखो प्लस में है, और y निर्देशांक क्या है, ये माइनस में है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में ये आपका देखो z वाला प्लस में है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें आएगा, अष्टांक में आएगा, फोर्थ अष्टांक में, मतलब चौथे अष्टांक में आएगा ये। ठीक है, और इसका नाम क्या लिखोगे आप बताओ। देखो ये तो प्लस में है तो इसको तो x प्लस में लिख दें, और ये y है, ये आपका ये तो o लिखना है ओरिजिन, और ये y है उसको हम डैश लिख दें, मतलब इसकी ऋणात्मक दिशा है ना, और z की भी आपको प्लस दिशा लिखनी है। ठीक, तो इसका नाम क्या लिखना है, एक्स ओ बाय डैश जेड। ठीक है,
इसके बाद देखो हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। यहां पर है आपका तीसरा बिंदु 4, -2, -5। इसमें देखो समझो ये किस अष्टांक में आएगा। सबसे पहले हमने बताया कि ये आपका जेड निर्देशांक देखना है, तो जेड निर्देशांक तो माइनस का है, तो इसका मतलब ये आपको पहले में नहीं मिलेगा, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं और चौथे में नहीं। अब निश्चित रूप से ये या तो 5वें अष्टांक में होगा, या 6वें में होगा, या 7वें में होगा, या 8वें में होगा। चलो इसका निर्धारण करने के लिए इन दोनों x और y निर्देशांकों को देखना है। तो बताओ x निर्देशांक प्लस में है, y निर्देशांक माइनस में है, इसका क्या मतलब है? x निर्देशांक प्लस और y निर्देशांक अगर माइनस में होता है तो ये आपको लिखना है कि ये चौथे चतुर्थांश में होगा, और चौथे चतुर्थांश के पीछे आपको जाना है, क्योंकि ये तो ऋण में है ना। तो चौथे चतुर्थांश के जब पीछे जाते हैं तो ये आपका 8वां अष्टांक मिलता है। क्या मिलता है? 8वां अष्टांक होता है, ये होता है ना। तो ये 8वां अष्टांक जो है उसका नाम क्या है? यहां इसका नाम हमें देखो लिखना है x, ये प्लस का है, ये आपका ओरिजिन लिखना होता है, इसको बाई डैश लिख दें क्योंकि ये ऋण में है ना, माइनस का है, और जेड निर्देशांक भी माइनस का है तो ये भी जेड का डैश लिखना होता है। ठीक, तो ये अष्टांक जो 8वां होता है उसका नाम होता है एक्स ओ बाई डैश जेड डैश। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये आपका जो चौथा बिंदु है 4, -2, -5। इसका देखो ये किस अष्टांक में आएगा? हमने बताया इसको लास्ट ये आपका जो जेड है उसको देखना है, तो ये तो माइनस का है, तो ये तो निश्चित हो गया कि ये तो या 5वें में है, या 6वें में है, या 7वें में है, या 8वें में है। अब इससे आ जाओ, ये किस में है बताओ? ये आपका प्लस प्लस बिंदु है, मानी एक्स निर्देशांक प्लस में है, वाई निर्देशांक प्लस में है, तो इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम के पीछे क्योंकि ये माइनस में है तो प्रथम के जब पीछे जाओगे किस में जाओगे? 5वें में। तो इसमें हमें लिखना है कि ये आपका 5वें अष्टांक में ये बिंदु आएगा। और इस 5वें अष्टांक का नाम बताओ क्या होता है? इसका नाम होता है देखो एक्स ओ बाय और जेड आपका माइनस, ये माइनस में है तो जेड डैश लिख दे। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं देखो बिंदु आपका है -4, -2, -5। ये किस अष्टांक में आएगा? देखो ये किस अष्टांक में आएगा? देखो ध्यान से समझो, हमने बताया कि ये आपको जेड पहले देखना है, तो जेड तो आपका माइनस में है, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि ये 5वें में है, या 6वें में, या 7वें में, या 8वें में है। तो चलो यहां से ये तो बात निश्चित हो गई। अब हम एक्स और वाई निर्देशांक की बात करें तो ये किस में है? देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और द्वितीय के पीछे चले जाओ तो क्या मिलेगा? द्वितीय के पीछे मिलता है हमें 7वां, है ना। तो हमें 6वां मिलता है। द्वितीय के पीछे क्या मिलता है? 6वां मिलता है। तो यहां पर हमें 6 लिख देना है और इसका नाम आगे लिख देना है। देखो नाम क्या है? ये इसको लिखना है एक्स डैश, क्योंकि माइनस में है। एक्स डैश ओ और बाई तो प्लस में है, और जेड निर्देशांक भी आपका माइनस में है, तो यहां जेड डैश। ठीक, इसके बाद आ जाए, देखो इस पॉइंट पे आ जाओ, माइनस का ये है आपका -4, -2, -5। इसमें आओ, देखो ये किस अष्टांक में आएगा? यहां पर देखो ये प्लस है, तो इसका मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में आएगा। अब यहां पे आ जाओ, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और द्वितीय में होगा मानी हम इसको कहेंगे ये प्लस में है ही, तो इसका मतलब ये द्वितीय अष्टांक में ही आएगा। इसको लिख दें सेकेंड। ठीक, ये सेकेंड वाला अष्टांक हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा एक्स डैश ओ बाय जेड। ठीक, एक्स ओ बाय जेड। और इसके बाद में आपको अब देखना है, ये पॉइंट है आपका बिंदु -3, -1, ये 6। इसको आपको देखना है ये किस अष्टांक में आएगा। तो देखो ये तो प्लस का है, तो या तो ये पहले में आएगा, या दूसरे में, या तीसरे में, चौथे में। ये देखो किस में है? ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये तीसरे में आएगा, है ना। तो आपको यहां लिखना है ये तीसरे अष्टांक में आएगा। ठीक, ये माइनस और ये माइनस, मतलब एक्स माइनस और वाई माइनस तो तीसरे अष्टांक में आएगा। और इसका नाम हम यहां लिख देते हैं, देखो एक्स डैश, क्योंकि ये माइनस में है, ये ओ और बाई डैश ये भी माइनस में है, और ये आपका प्लस में है जेड। ठीक, इसका नाम हो जाएगा एक्स डैश ओ बाई डैश जेड। ठीक है, और इसके बाद में अब आपके पास अंतिम एक बिंदु और बचा है, उसको भी देखें। ये है आपके पास 2, -4, ये -7। ठीक है,
और इसका अष्टांक आपको देखना है। देखो कौन सा हो जाएगा, ये माइनस में है ना, जेड माइनस में है, इसका मतलब न तो ये पहले में है, न दूसरे में, न तीसरे में, न चौथे में, इसका मतलब 5वें, 6वें, 7वें या 8वें में है। तो इस बिंदु को देखना है तो ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है। तो जब प्लस में और ये माइनस में है तो इसका मतलब ये चौथे चतुर्थांश में है, और चौथे के पीछे आप सीधे चले जाओ तो इसको चौथे के पीछे मानी 8वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखना है आपको 8वां, मानी 8वां अष्टांक आपका ये पड़ेगा। और इसका नाम लिख दें, ये एक्स और ओ बाई डैश और ये जेड डैश। ठीक, ये इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा एक्स ओ बाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये सारे बिंदु हमने बताए आपको कि किस किस अष्टांक में आएंगे, और इनके नाम ये आगे हमने लिख दिए, ये हैं उनके नाम, ये इनके नाम और ये अष्टांक है ना, अष्टांक। ठीक है, समझ में क्लियर आ गया होगा। किसी को कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके भाई बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस बिल्कुल एकदम आसान से प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ उलझन नहीं है। मुख्य जो आपको पढ़ना है वो वास्तव में अष्टांक ही पढ़ना है कि यहां पर हमें किस किस जो बिंदु दिया जाएगा वो किस अष्टांक में है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज का, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। यहां पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको हमें भरना है। कहा गया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं आपको लिखना है। उस तल का नाम होता है, उस तल का नाम जो जेड और वाई दोनों अक्षों से मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं वाई जेड तल। क्या कहते हैं उसको हम? वाई जेड तल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहां पर है एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक का क्या रूप होता है। अगर एक्स वाई तल में कोई बिंदु होता है तो उसका रूप कुछ इस प्रकार से होता है। देखो एक्स निर्देशांक होगा, कॉमा वाई निर्देशांक होगा और जेड निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, लिखा है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को यहां पर हमें भरना है। लिखा है अष्टांश में विभाजित करते हैं। आपको पता है कि निर्देशांक तल जो होते हैं मानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो होते हैं वो अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं। और उन 8 भागों को क्या कहते हैं? उन 8 भागों का नाम होता है अष्टक। क्या होता है? अष्टक। इसको हम अष्टक कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निर्देशांक तल जो होते हैं मानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो होते हैं वो अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटते हैं और उसका नाम क्या होता है? अष्टक। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमने आपको बताया कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं था, आपको मुख्यतः जो बताने थे वो अष्टांश ही बताने थे। ठीक है, तो जो दिए गए बिंदु हैं वो किस अष्टांश में हैं ये हमें यहां पर मुख्यतः सीखना था। और इससे आगे वाले जो एक्सरसाइज हैं उसमें हमें दूरी का प्रयोग करके हमें बताना होगा कि दूरी के प्रयोग से कोई आयत, हम आयत कैसे प्रूव करेंगे, किसी त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कैसे प्रूव करेंगे, किन्हीं 3 बिंदुओं से को आपस में मिलाने से ये तीनों बिंदु संरेख होंगे या नहीं होंगे, ये भी हम दूरी के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न हम आगे वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपकी अगली वाली एक्सरसाइज जो 12.2 होगी उसको हम कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।